Good morning, students. This e-content is prepared for UG classes of Home Science under the aegis of Directorate of Higher Education, Haryana. I am Dr. Shrestha, Assistant Professor, Department of Home Science, GCG Palwal, Kurukshetra. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, यानी संक्रामक रोग. Infectious disease are disorders caused by organisms such as bacteria, viruses, fungi or parasites. Many organisms live in and on our bodies. They are normally harmless or even helpful. But under certain conditions, some organisms may cause disease. Infectious disease जो होती है बच्चों, संक्रामक रोग होते हैं जो कई तरह के जीवाणुओं से फैलते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और अलग पैरासाइट्स होते हैं. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस, जिनमें आते हैं सबसे पहले चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, देन मीजल्स खसरा, कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम, एंड द लास्ट वन इज पोलियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट चिकन पॉक्स. लेट्स बिगिन. यानी छोटी माता. इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज एंड माइल्ड कम्युनिकेबल डिजीज विद सडन ऑनसेट. इट इज कॉज्ड बाय हर्पीज जोस्टर वायरस. ये वायरस का नाम है बेटा जिससे चिकन पॉक्स होता है, दैट इज हर्पीज जोस्टर वायरस. इट इज मार्क्ड बाय eruption on the skin. The incubation period is about 14 days, that is 2 weeks. चिकन पॉक्स जब से स्टार्ट होता है एंड टिल द एंड, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, दैट इंक्यूबेशन पीरियड इज अराउंड 2 weeks. नाउ इटियोलॉजी यानी कारण या कॉजेज कह सकते हैं. द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट येट नोन, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू फिल्टरेबल वायरस. इट्स स्प्रेड इज बाय इन्फेक्शन फ्रॉम अ प्रीवियस केस. The virus is spread by droplet infections or by air or by personal contact. Now, signs and symptoms of chickenpox. इसके लक्षण और संकेत. There is slight fever and acute pain in the body and forehead. Rashes appear हो जाते हैं बॉडी पे. जो rashes appear होते हैं वो कुछ स्टेजेस से होकर गुजरते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मैक्यूल स्टेज, यानी कि स्पॉट बन जाता है. देन पैप्यूल, जिसमें उस स्पॉट में इन्फ्लेमेशन और इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है. देन वेसिकल यानी ब्लिस्टर लाइक छाला जैसा बनने लगता है धीरे धीरे. एंड देन क्रस्ट, छाला जब वो पूरी तरह से बन चुका होता है कुछ दिन बाद वो अपने आप सूखने लगता है और वो जो स्किन है वो थोड़ी सी हार्ड होने लग जाती है. और लास्ट में आता है स्कार. वो पूरी तरह से सूख जाता है ब्लिस्टर और उसके बाद वो सिर्फ एक निशान रह जाता है, वापस एक स्कार की तरह नजर आने लगता है. You can see this in this picture. First of all macule stage यानी कि spot like, then papule जिसमें थोड़ा सा वो बड़ा नजर आने लगता है, inflammation cause करता है. then fluid filled vesicle, fluid जैसे उसमें छाले जैसे नजर आते हैं. then crusting, जब उसका छाले का पानी पूरी तरह से सूख जाता है और स्किन थोड़ी हार्ड होने लगती है उन स्पॉट्स पे. एंड लास्ट वन इज स्कार. एंड दिस इज अ रियल पिक्चर ऑफ अल्सर, ब्लिस्टर एंड पैप्यूल. इसके बाद बच्चों, rash is abundant on the trunk, mainly appearing on the chest, and macule stage is noticed first of all. The rashes continues to crop up so that crust and vesicles may occur side by side. The vesicles are unilocular, मतलब ये जो छाले जैसे ब्लिस्टर नजर आते हैं ये पानी जैसे भर जाता है इनमें और फूले हुए नजर आते हैं. पेशेंट को भूख नहीं लगती या बहुत कम भूख लगती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है. एंड आफ्टर 7 days जो वेसिकल्स बने थे वो धीरे धीरे ड्राई होने लगते हैं. एंड आफ्टर 10th day दे डिसअपियर्स. समटाइम्स निमोनिया में आकर. नाउ प्रिवेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन यानी सूचना. द नोटिफिकेशन ऑफ द केस शुड बी डन टू द हेल्थ अथॉरिटीज एंड डायग्नोज शुड बी कंफर्म्ड. सबसे पहले इस चीज की सूचना लोगों तक पहुंचानी चाहिए. देन आइसोलेशन. yes, the patient should be isolated until the scales and crust have completely disappeared. आइसोलेशन का मेन पर्पस होता है बच्चों डिजीज के फर्दर स्प्रेड को रोकना. फाइन. नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द डिजीज इज नॉट फर्दर ट्रांसमिटेड, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है डिसइंफेक्शन. इसके लिए आप पेशेंट्स ओरल और नेसल डिस्चार्ज जो है पेशेंट का वो डिपॉजिट किया जाता है पेपर बैग में और सूटेबल कंटेनर में, एंड देन बर्न्ट अवे, उसको जला दिया जाता है.
and all the articles related with the patient should be sterilized depending upon the types of the item. Next आ जाता है care of the convalescent. No person suffering from chickenpox should be allowed to go out and mix freely with each other till the scales have completely disappeared and there is no sore left on the body. Then the convalescent should be given a bath with the soap and water, and the clothes should be changed with the disinfected one. Scratching को avoid करना चाहिए as it may leads to further risk or secondary infection, and itching may be relieved by application of calamine lotion. अब बात करते हैं further prevention की. The person who is suffering from chickenpox should not be allowed to go out and mix freely with each other. Fine. Even the heads of the department, principals, manager, children or anyone, they should be informed about the prevalence of chickenpox in a particular locality. Those who are infected should not be allowed to come to the work till they are completely cured. Next is disinfection of the home. The infected house should be disinfected with disinfectants, especially the floor should be mopped with disinfectants. All clothes and beddings should be put in the sun during the hottest part of the day. Next is the public health authorities should also have arrangements for disinfection and public should be encouraged to utilize those services. Next one is education of the public. It should be done with the help of lectures, pamphlets, demonstrations, posters, radio, TV, etc. to make people aware and to protect themselves against the disease. And the last one is international measures. The authority should immediately inform WHO, yani World Health Organization, about the onset of the disease so that preventive measures can be taken at a large scale to prevent an epidemic. Infected person should not be allowed to travel by एयर और सी, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ये आसपास के लोगों से फैल सकती है. आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं, व्हेन यू स्नीज, व्हेन यू आर कफिंग, जब हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो हमारे ड्रॉपलेट्स से जो है वो एयर में फैल जाते हैं और उससे ये दूसरे पर्सन को फैल सकती है. सो द इन्फेक्टेड पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल. देन बात करते हैं ट्रीटमेंट यानी इलाज. इफ इरप्शन बिकम्स सेप्टिक, penicillin ointment should be applied. Skin should be washed with potassium permanganate solution and boric acid solution should be sprinkled afterward. Pinch of salt in a glass of water can be used as a mouthwash or mouth freshener. Antibiotic can be used to prevent secondary infections. Vaccine should be given. One thing that should be kept in mind that all the preventive measures should be taken with the consultation of डॉक्टर्स. नेक्स्ट इज डाइटरी ट्रीटमेंट यानी आहार संबंधी उपचार. मिल्क, ग्लूकोज, फ्रूट जूस कैन बी गिवन. फ्लूइड्स दिया जा सकता है पेशेंट को. फ्राइड और स्पाइसी फूड अवॉइड करनी चाहिए ऐसे टाइम पर. एंड बेवरेजेस कैन बी गिवन इन मोर अमाउंट. फॉर अ चेंज आप बिस्किट्स, टोस्ट एटसेट्रा एक नॉर्मल डाइट की तरह ले सकते हैं, बट फ्राइड और स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है बच्चों मीजल्स यानी कि खसरा. इट इज द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज अफेक्टिंग चिल्ड्रन कॉज्ड बाय वायरस. इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम इज पिंक रैश ऑन फेस एंड बॉडी. समटाइम्स कॉम्प्लिकेशंस में अकर. इट इज कॉज्ड बाय रुबेला वायरस. खसरा जिस वायरस से होता है उसका नाम है रुबेला, विच इज प्रेजेंट इन नेजल सिक्रेशन एंड इरप्शंस ऑन द स्किन. इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 11 days. नेक्स्ट आ जाता है साइंस एंड सिम्टम्स. क्या क्या साइंस और क्या क्या लक्षण है इसके खसरे के. इन द बिगनिंग स्नीजिंग स्टार्ट, कफ हो सकती है, रनिंग ऑफ नोज, रेडनेस ऑफ आईज, फीवर राइजेस दैट ओकेजनली रीचेस एज मच 104 to 105 Fahrenheit by 4th day. फोटोफोबिया हो जाता है. फोटोफोबिया इज आईज आर सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट. इरप्शंस आर देयर विच आर डस्टी रेड एंड वेलवेटी टू टच. लैरिंग्स इज इन्फेक्टेड, दैट इज लैरिंगाइटिस हो सकता है. और माइन्यूट ब्लूइश स्पॉट्स नजर आने लगते हैं गम्स में और इनसाइड द चीक, जिसे कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स. इट्स एन अर्ली साइन जिसको देखा जा सकता है.
जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, रेड कॉप्लिक स्पॉट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। Rash does not develop any fluid as in the case of chicken pox। जैसे चिकन पॉक्स में वो छाले जैसे बन जाते थे, ब्लिस्टर हो जाते हैं पानी वाले, वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ रेड रैशेस नजर आने लगते हैं। एंड दीज रैशेस अपीयर ऑन द 4th day and spread within a day or 2। The fever begins to subside when rash appears। साथ साथ फीवर भी आने लगता है रैशेस के साथ साथ। Next is mode of spread and complications. It can be transmitted to a healthy person through direct contact or through nasal or oral discharge. It passes indirectly through infected articles that is belonging of the patient। अगर कोई infectious material किसी ने टच किया है किसी पेशेंट का तो भी ये आपको मीजल्स हो सकता है। And it can also pass and spread by breathing। इवन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम बैठे हैं, सांस ले रहे हैं एक साथ, देन तब भी ये फैल सकता है। Many complications can occur which can be serious also। Example, respiratory problems like bronchitis and bronchopneumonia। And there are also chances of diarrhea। डायरिया भी हो सकता है। And if proper care is not taken, central nervous system can be affected। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि रोकथाम संबंधी उपाय। क्या क्या करना चाहिए हमें मीजल्स से बचने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशन। यस, इट इज नेसेसरी टू इन्फॉर्म हेल्थ अथॉरिटीज ऑफ द एरिया एंड वैक्सीनेशन कैन बी डन टू प्रिवेंट द डिजीज। Then isolation, yes, the suspicious cases should be isolated immediately without waiting for the rash to appear। हमें वेट नहीं करनी चाहिए कि जब तक रैशेस नजर आने लगेंगे उसके बाद आइसोलेशन में भेजा जाएगा। द पर्सन शुड बी सेंट फॉर आइसोलेशन इमीडिएटली। देन डिस्चार्ज शुड बी बर्न्ड। यस, द नेजल एंड ओरल सिक्रीशन जो पेशेंट के हैं शुड बी वाइप्ड आउट विद टिश्यू और क्लॉथ एंड बर्न्ड अवे। बहुत इचिंग होती है बट उसके लिए वेसेलिन एंड ग्लिसरीन अप्लाई कर सकते हैं बॉडी पे। डिसइंफेक्शन इज एसेंशियल। Even the cloths, bedding and the room should be disinfected properly। Disinfectants like Savlon, Dettol can be used and sunlight and air are must for disinfection। जो भी प्लेस है जहाँ पे पेशेंट को रखा जा रहा है कोशिश कीजिए वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो, सनलाइट आती हो, एयर ही हो, ताकि वो रूम अपने आप डिसइंफेक्ट हो जाए। Infected children should not be allowed to go to school or the person should not be allowed to go to office for work। If epidemic starts, school should be closed immediately and general hygiene line should be followed। हाइजीन को बेसिकली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वायरस वैक्सीन शुड बी कैरिड। वायरस वैक्सीन जो है इसके लिए दैट इज MMR in order to prevent the attack of this disease। MMR है बच्चों मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। This vaccine is given to the infants at the age of 9 months। जब बच्चे 9 months के हो जाते हैं तब उनको MMR की वैक्सीन दी जाती है इसके रोकथाम के लिए। फाइन। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट। अब अगर किसी को हो जाए मीजल्स तो क्या इलाज है? अभी तक तो हम बात कर रहे थे प्रिवेंटिव मेजर्स की कि हम कैसे बच सकते हैं, बट अगर स्टिल किसी को हो जाता है तो कैसे बचा जाए? द पेशेंट शुड बी केप्ट इन अ बेड टू अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशन। Mouth, nose and eyes should be kept clean। Treatment may be given for bronchitis, laryngitis if complication occurs and all the swabs used should be burned। swab यानी कोई भी क्लॉथ या गॉज या कोई पट्टी या कोई कपड़ा जिससे भी आपने क्लीनिंग की है पेशेंट की, उसको इमीडिएटली बर्न अवे कर देना चाहिए, जला देना चाहिए और उसको संभालना नहीं चाहिए, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। The patient should be given a fluid diet and gradually as he gets well, a light diet should be started। लाइट डाइट शुरू कर सकते हैं बट इट शुड बी फैट फ्री होनी चाहिए वो। ड्रग्स कैन बी यूज्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिजिशियन ने अगर आपको ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, तो वो भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मीजल्स। Next is common cold। Yes, it is very common viral infection of the nose and throat। It is an upper respiratory tract infection caused by many different viruses। They are spread very easily।
ज़्यादातर सेल्फ ट्रीटेबल होता है, सेल्फ डायग्नोजेबल होता है, हम अपने आप ही हमें पता लग जाता है कि हमें कोल्ड हो चुका है, हमें स्पेशली कोई लैब टेस्ट या कोई इमेजिंग नहीं करवानी पड़ती। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, विद इन कुछ डेज से कुछ वीक तक ये अपने आप हील अप हो जाता है। Children younger than 6 are at greater risk of cold, but healthy adults can also expect to have 2 or 3 colds annually. हम सभी को साल में 2 या 3 बार कोल्ड हो जाता है जब भी सीजन चेंज होने लगता है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई से एकदम लो आता है, लो से एकदम हाई जाता है, तब कोल्ड की शिकायत हो जाती है। Then signs and symptoms यानी संकेत और लक्षण। Symptoms of a common cold usually appear 1 to 3 days आफ्टर एक्सपोजर टू अ कोल्ड कॉजिंग वायरस। 2 या 3 दिन के बाद हमें उसके सिम्टम नजर आने लगते हैं। एंड इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सभी में अलग अलग नजर आते हैं। लाइक कईयों को पेन स्टार्ट हो जाता है इन द मसल्स, या कफ होने लगती है विद बलगम, एंड नेजल कंजेशन, रनी नोज, स्नीजिंग होने लगती है, लॉस ऑफ स्मेल, रेडनेस ऑफ नोज एंड आईज। और होल बॉडी की अगर बात करें तो ठंड लगती है कभी कभी, या फटीग रहती है, लो ग्रेड फीवर आने लगता है, एंड मेलाइस की कंडीशन हो जाती है, दैट इज जनरली फीलिंग अनवेल। और बॉडी एक आने लगता है, आईज जो है उसमें इचीनेस, रेडनेस और पानी आने लगता है बार बार। हेड की बात करें तो कंजेशन जैसा फील होता है और साइनस का प्रेशर भी बन रहा होता है। एंड ऑल्सो कॉमन इज चेस्ट प्रेशर, हेडेक, स्वॉलन लिम्फ नोड्स एंड थ्रोट इन्फेक्शन, सोर थ्रोट हो जाता है। The discharge from your nose may become thicker and yellow or green in color as a common cold runs its course. जैसे जैसे जुकाम बढ़ता जाता है, जो नाक से डिस्चार्ज निकल रहा है या जो बलगम बन रहा है वो धीरे धीरे थिक होता चला जाता है और वो येलो और ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। दिस इजंट एन इंडिकेशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन ये ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज एन वायरल इन्फेक्शन। अब बात करते हैं मोड ऑफ स्प्रेड की, यानी कि कैसे फैलता है। इट स्प्रेड बाय एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफिंग से या स्नीजिंग से, और बाय टचिंग अ कंटामिनेटेड सरफेस। अगर किसी को कोल्ड है और अगर मैंने अपनी बेडिंग या ब्लैंकेट्स टच कर रखे हैं, डोर नॉब्स हैं, बटन्स हैं, स्विचेस वगैरह, रेलिंग, कुछ भी आपने टच किया हुआ है और मुझे कोल्ड है, और अगर कोई हेल्दी पर्सन उसे टच करता है तो उसे इमीडिएटली इन्फेक्शन हो सकता है। Yes, it is also spread by saliva, by kissing or shared drinks, by skin-to-skin contacts, when we shake our hands or hug. Although many types of viruses can cause a common cold, rhinovirus are the most common culprit. कई तरह के वायरसेस होते हैं जो कोल्ड कॉज करते हैं, बट स्टिल रीनोवायरस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है कोल्ड को कॉज करने में। A cold virus enters your body through your mouth, eyes or nose. The virus can spread through droplets in the air when someone who is sick coughs, sneezes or talks. Now, it also spread by hand-to-hand contact also. अब बात करते हैं Most people recover on their own within 2 weeks. Over-the-counter products and home remedies can help to control the symptoms. 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं बच्चों फॉर ट्रीटिंग कॉमन कोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेल्फ केयर, जिसमें आ जाता है नेजल वॉशिंग एंड मेंथोल। नेजल वॉशिंग इज रिक्वायर्ड बेसिकली, दैट इज रिंसिंग द इनसाइड ऑफ द नोज विद वार्म सॉल्ट वाटर टू फ्लश आउट इरिटेंट्स एंड एक्सेस म्यूकस। अक्सर आपने सुना होगा नेती करना, जो कि योग में बताया जाता है। इट इज डन टू हील द कोल्ड. इट soothes sore throat. And the next one is medication, which involves non-steroidal anti-inflammatory drugs, analgesics, antihistamine tablets, cough medicines, and decongestants. It relieves pain, decrease inflammation, and reduce fever. Or some medicines block the cough reflux, and some may thin the म्यूकस, जो म्यूकस बहुत टाइट और बहुत थिक होता जा रहा है, कुछ मेडिसिन इनमें से उनको लूज कर देती हैं, थिन कर देती हैं, एंड मेक्स इट ईजियर टू क्लियर फ्रॉम द एयरवेज, ताकि वो धीरे धीरे बाहर निकल सके। When to see a doctor, अब हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अक्सर कोल्ड को हम लोग इतना ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं कि हम ज़रूरत नहीं समझते कि हमें कोल्ड के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही
एक दो दिन में हील अप हो जाता है. बट स्टिल व्हेन टू सी अ डॉक्टर. फॉर अडल्ट्स you can seek medical attention if you have fever greater than 101 फ़ारेनहाइट. अगर 101 से ज़्यादा फीवर आ गया है तो डॉक्टर से कंसल्ट डेफिनेटली करना चाहिए. अगर फीवर 5 दिन से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस हो रही है, ब्रेथ की वीजिंग हो रही है, सोर थ्रॉट है, बहुत ज़्यादा हेडेक है और साइनस का पेन हो रहा है, तब भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए. हमें लाइटली में नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों के लिए कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. इन जनरल योर चाइल्ड डजंट नीड टू सी द डॉक्टर फॉर अ कॉमन कोल्ड बट सीक मेडिकल अटेंशन राइट अवे इफ योर चाइल्ड हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम. अगर फीवर 100 से ज़्यादा बच्चों को आ गया है, न्यू बॉर्न्स को, अप टू 12 वीक्स के बच्चों को 100 से अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. और सिम्टम्स धीरे धीरे वर्स होते चले जाते हैं. अगर आपको लग रहा है कि वर्स हो रहे हैं एंड फेल टू इम्प्रूव हैं, तब भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. हेडेक है, कफिंग हो रही है, ईयर पेन है और कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा फजी हो जाते हैं, ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, उस कंडीशन में भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है बच्चों रिस्क फैक्टर. फर्स्ट वन इज एज यानी कि आयु. चिल्ड्रन यंगर देन 6 आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कोल्ड. 6 साल से जो कम के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं, स्पेशली व्हेन दे स्पेंड टाइम इन चाइल्ड केयर सेटिंग्स. अक्सर जो बच्चे बाहर क्रैचेस वगैरह में या स्कूल जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में या किड्स प्ले वे में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं. सो फर्स्ट वन फैक्टर इज रिस्क. देन वीकन इम्यून सिस्टम. यस, अगर किसी को क्रॉनिक इलनेस है कोई या किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी वीक है, तो उसको भी बहुत जल्दी कोल्ड कैच करने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट टाइम ऑफ द ईयर. Both children and adults are more susceptible to cold in fall or winter, but everyone can get a cold any time. इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम नहीं है, बट स्टिल जब वेदर चेंज हो रहा होता है, जब गर्मी से सर्दियों का मौसम आने वाला होता है या जब बारिशों का सीजन है, तब भी कोल्ड जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है. देन स्मोकिंग. येस, यू आर मोर लाइकली टू कैच अ कोल्ड एंड टू हैव मोर सीवियर कोल्ड्स इफ यू आर एक्सपोज टू सिगरेट स्मोकिंग. एंड लास्ट वन इज एक्सपोजर. If you are around many people, such as at school or in an office or in some public place, you are likely to expose to virus that cause cold. अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की. क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर कोल्ड को टाइम पे नहीं ठीक किया जाए तो. फर्स्ट वन इज एक्यूट ईयर इन्फेक्शन, दैट इज ओटाइटिस मीडिया. दिस अकर व्हेन बैक्टीरिया और वायरस एंटर द स्पेस बिहाइंड द ईयर ड्रम. और इसके टिपिकल साइंस और सिम्टम्स होते हैं कि कान में दर्द रहने लगता है या कान से या नाक से ग्रीन और येलो कलर का डिस्चार्ज जो है वो बाहर आने लगता है और धीरे धीरे फीवर बढ़ जाता है. सो एक्यूट ईयर इन्फेक्शन हो सकता है. देन अस्थमा. अ कोल्ड कैन ट्रिगर एन अस्थमा अटैक. अगर किसी को ऑलरेडी अस्थमा है, अस्थमा पेशेंट है, तो कोल्ड से उनको अस्थमेटिक अटैक आ सकता है. देन acute sinusitis. In adult or children, a common cold that doesn't resolve can lead to inflammation and infection of sinuses. And the last one is secondary infection. This includes strep throat, pneumonia or bronchiolitis in children. This infection need to be treated by a doctor. Now prevention यानी रोकथाम. There is no vaccine for a common cold, but you can take common precautions to slow down the spread of cold causing viruses. So wash your hands frequently, clean your hands with soap and water. और बच्चों को सिखाना चाहिए कि हैंड वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपकी. और आजकल तो हमें डेली आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि हाथों को किस ढंग से धोना चाहिए. लगभग 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए. अगर सोप एंड वाटर अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन यूज एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर. डिसइंफेक्ट योर स्टफ. अपनी किचन, अपने बाथरूम के काउंटर टॉप्स जो हैं, अपनी टेबल जो है वो प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करनी चाहिए. स्पेशली व्हेन समवन इन योर फैमिली हैज़ अ कोल्ड. अगर आपको पता है आपकी फैमिली में किसी को कोल्ड है, स्विचेस पे बार बार हाथ लग रहे हैं, गेट्स पर बार बार हाथ लग रहे हैं, सो उनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए. वॉश चिल्ड्रंस टॉयज पीरियोडिकली. बच्चों के खिलौनों को पीरियोडिकली धोते रहना चाहिए. यूज टिश्यू वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग. और उस टिश्यू को इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए. एंड वॉश योर हैंड्स
carefully. Teach student to sneeze or cough into the bend of their elbow when they doesn't have a tissue. अगर हमारे पास टिश्यू अवेलेबल नहीं है और हमें स्नीजिंग हो रही है, छींक आ रही है, तो हमें अपनी एल्बो फोल्ड करके बाजू पे छींकना चाहिए. दैट वे दे कवर देयर माउथ विदाउट यूजिंग देयर हैंड्स, राइट. एंड डोंट शेयर योर ड्रिंकिंग ग्लास, योर यूटेंसिल्स विद अदर फैमिली मेम्बर्स. अपने बर्तन जो हैं वो अलग रखने चाहिए इफ़ यू आर हैविंग कोल्ड. और steer clear of colds, avoid close contact with anyone who has a cold, and take proper care of yourself. Proper care का मतलब है eating well, getting exercise, enough sleep, and managing stress. That may help you to heal with the cold. Next आ जाता है बच्चों पोलियो. Poliomyelitis is a highly infectious viral disease that largely affects children under 5 years of age. This virus is transmitted by person to person, spread mainly through fecal route or less frequently by a common vehicle, example contaminated water or food, and spread very quickly, especially उन जगहों पे जहाँ पर हाइजीन प्रॉपर नहीं है, सैनिटेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर ये बहुत जल्दी फैलता है. इट मल्टीप्लाइज इन द इंटेस्टाइन और धीरे धीरे ये जो है हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है. दैट कैन कॉज पैरालिसिस तक हो सकता है बच्चों पोलियो से. इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 10 days बट कैन रेंज फ्रॉम 4 to 35 days ऑलमोस्ट. इसके सिम्टम्स जो हैं अगर इनकी बात करें, सो up to 90% of those infected people experience no or mild symptom. 90% लोगों को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम या ना के बराबर ही symptoms उनमें नजर आते हैं. And the disease mainly goes unrecognized. In others, initial symptoms कुछ नजर आ सकते हैं, like fever है, fatigue है, फेंटनेस है, स्टिफनेस आ रही है नेक में, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, हमारे लिम्स जो हैं यानी कि पैर जो हैं वो वीक होने लगते हैं धीरे धीरे. So these symptoms mainly last for 2 to 10 days and most recovery is complete in almost all cases. लेकिन जिनमें हीलिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती, उनमें it may leads to paralysis which is most often permanent. Paralysis can occur as rapidly as within a few hours of infection. पैरालिसिस के लिए हमें बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ता. अगर ये वायरस ने अटैक किया है तो ये कुछ घंटों में ही हमें पैरालिटिक अटैक हो सकता है. और जितने भी पैरालाइज्ड होते हैं, ऑफ दोज पैरालाइज्ड 5 to 10% डाई व्हेन देयर ब्रीदिंग मसल्स बिकम immobilized. फाइन. सो दिस इज अबाउट द सिम्टम ऑफ पोलियो. देन treatment. Treatment varies with the severity of the disease. Treatment can help, but this condition cannot be cured. अगर एक बार किसी को पोलियो हो जाए तो वो क्योर नहीं हो सकता. सो इट्स बेटर टू प्रिवेंट इट. उससे पहले कि हो जाए हमें प्रिवेंशन लेनी चाहिए. ट्रीटमेंट फॉर पोलियो फोकस ऑन लिमिटिंग एंड एलिवेटिंग सिम्टम्स. सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है. इट इंक्लूड्स बेड रेस्ट, पेन रिलीवर्स एंड पोर्टेबल वेंटिलेटर्स. बेड रेस्ट इसलिए ज़रूरी है, रिड्यूसिंग एक्टिविटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग इंजरी और इलनेस टू प्रमोट हीलिंग. ठीक है. हीट एंड फिजिकल थेरेपी ये भी हमें हेल्प कर सकती है. इट रिस्टोर मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शन थ्रू एक्सरसाइज. मेडिकेशन, यस, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एनाल्जेसिक्स जो है वो पेन में रिलीफ देते हैं, रिलैक्स करते हैं मसल्स को, और जो इन्फ्लेमेशन और फीवर हो रहा है उसे रिड्यूस कर देते हैं. एंड दिस कैन इम्प्रूव द मोबिलिटी बट डज नॉट रिवर्स परमानेंट पोलियो पैरालिसिस. ये हमें हमारी मोबिलिटी को तो बढ़ा देता है, पेशेंट की मोबिलिटी को तो बढ़ाता है, लेकिन वो पोलियो पैरालिसिस जो है उसको परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता. सो जो आपने एक लोगो अक्सर टीवी में काफ़ी टाइम देखा होगा, जो एड्स भी आपने सुनी होंगी, 2 बूंद जिंदगी की. सो हमें ये जो पोलियो की 2 ड्रॉप्स हैं बचपन में जितनी बार भी पिलानी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. अगर इसकी डोज मिस होती है तो ये वायरस जो है ये कभी भी अटैक कर सकता है. देन प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम. देयर इज नो क्योर फॉर पोलियो, जैसा कि अभी बताया. इट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन. वैक्सीनेशन इज क्रूशियल इन द फाइट अगेंस्ट पोलियो.
पोलियो वैक्सीन मल्टीपल टाइम्स दी जाती है बच्चों को उनकी लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर हम आज की बात करें तो हमारे देश में जो 18 मिलियन लोग जो आज चल पा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 1988 के बाद ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था और उसके बाद से लोगों को जागरूक किया गया रिगार्डिंग 2 बूंद जिंदगी की, रिगार्डिंग पोलियो एरेडिकेशन। An estimated 1.5 million childhood deaths have been prevented through the systematic administration of vitamin A during polio immunization activities. 1.5 मिलियन बच्चों की जो डेथ है उनको बचाया गया है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग विटामिन ए मेडिसिन ड्यूरिंग polio immunization activity. The strategies for polio eradication work when they are fully implemented. This is clearly demonstrated by India's success in stopping polio in January 2011. इंडिया में जनवरी 2011 में लास्ट पोलियो केस जो है वो रजिस्टर किया गया था और उसके बाद से हमारा देश जो है वो पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। सो ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि लोग जागरूक हुए, उन्होंने इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखा, उन्होंने अपने बच्चों की इम्यूनाइजेशन पर ध्यान रखा। सो हमारा देश जो है वो आज पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। नाउ द टाइम फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में नेम द वायरस विच कॉजेज मीजल, उस वायरस का नाम बताइए जो खसरे का कारण बन सकता है। गिव प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ पोलियो, पोलियो के लिए निवारक उपाय बताएं। डिस्कस रिस्क फैक्टर्स ऑफ कॉमन कोल्ड इन ब्रीफ, सामान्य जुकाम के जोखिम कारकों पर संक्षिप्त में चर्चा करें। एक्सप्लेन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स एंड इट्स मोड ऑफ स्प्रेड, छोटी माता की उष्यमान अवधि और उसके प्रसार की अवधि के बारे में बताएं। द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। What is measles? Write about the different complications caused by measles. How we can prevent measles. खसरा क्या है? खसरे के कारण होने वाले विभिन्न जटिलताओं के बारे में लिखें और आप खसरे को कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस पोलियो इन डिटेल, पोलियो पर विस्तार से चर्चा करें। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिकन पॉक्स? व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड सिम्पटम्स? हाउ यू कैन प्रिवेंट इट? छोटी माता से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और लक्षण क्या हैं और आप इसे कैसे रोक सकते हैं। एक्सप्लेन कॉमन कोल्ड विद इट्स कॉज एंड ट्रीटमेंट, सामान्य जुकाम के बारे में इसके कारण और उपचार के साथ विस्तार से बताएं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू एंड स्टे सेफ।